हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल 100 डेज़। आज है डे 1। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री में भी हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट सबसे पहले ख़त्म करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हिस्ट्री को हम एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पास्ट फ्यू ईयर्स से थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया। एंशिएंट आपको जो आपका रिलीजन का पार्ट है या फिर थोड़ा सा पुरानी जो साइट्स हैं उनको हल्का सा कवर करना है। मेडिवल पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है एंड पास्ट फ्यू ईयर से मेडिवल से भी क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए हैं। सो आज से हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री का इसलिए और बड़ा रोल है। एग्जाम्पल 100 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम है, उसमें 15 to 20 क्वेश्चंस हिस्ट्री के होते हैं। सो ऑलमोस्ट 20% पार्ट हिस्ट्री का है एंड इस 15 to 20 क्वेश्चंस में भी जो 60% पार्ट होगा, मतलब 15 में से 9 क्वेश्चंस अराउंड, जो 60% पार्ट होगा वो मॉडर्न का होता है। ओके, सो मॉडर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आज से हम मॉडर्न स्टार्ट करते हैं एंड अगर हम मॉडर्न्स को पढ़ते हैं तो 1707 ऑनवर्ड्स। अगर मैं ये कहता हूँ कि हम 1707 से स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वाई, कि हम 1707 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। आंसर इसका ये है कि 3 पैन इंडिया रूल्स थे, जैसे मौर्यास का 322 बिफोर कॉमन एरा टू 184 बिफोर कॉमन एरा। जो गुप्ताज का पीक पीरियड था, जिसको इनका जेनिथ टाइम कहा जाता है, तो वो 319 कॉमन एरा टू 467 कॉमन एरा। ये कुछ 3rd सेंचुरी के बाद से एंड अराउंड 543 कुछ लास्ट करा था, बट ये इनका जो पीक टाइम था गुप्ताज का। एंड अगर मुगल्स का देखा जाए तो 1526 टू 1857, ऑलमोस्ट 331 ईयर्स का इनका रूल था। हमारे इंडिया में 3 पैन इंडिया रूल्स रह चुके हैं। मौर्याज, हम अगर इनका एक्सटेंड देखें, जो आज का प्रेजेंट पाकिस्तान है, बांग्लादेश का एरिया, और नीचे अगर हम थोड़ा सा वैसे तमिलनाडु वाला पार्ट और जो केरला का छोटा सा पार्ट है इसको छोड़ दें, सो ओवरऑल सभी चीज़ मौर्य किंगडम में थी। आफ्टर दैट अगर हम गुप्ताज को देखते हैं, सेम चीज़, पैन इंडिया रूल। देन ये मुगल्स का पार्ट है। आप ये देख सकते हैं कि काबुल इस पार्ट तक भी जा चुका है। देन ये हमारा आज का जो पूरा ये पार्ट है, देश सभी मुगल एम्पायर में था। मुगल एम्पायर जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो औरंगज़ेब के टाइम तक होल्ड करता है एंड उसके बाद में डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। डायनामिक्स चेंज होने का मतलब है कि जो इंडिविजुअल प्लेयर्स थे उनका इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया था। सो कैसे कैसे चेंजेस आना स्टार्ट हुए वो औरंगज़ेब की डेथ के बाद में स्टार्ट होता है, और उनकी डेथ हुई थी 1707 में। सो उसके बाद का जो पार्ट है वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके, सो मॉडर्न हिस्ट्री को इसलिए हम 1707 ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं। तो चलिए अपना एक सफ़र स्टार्ट करते हैं 1707 ऑनवर्ड्स। अब भाई 1707 डेथ ऑफ औरंगज़ेब। औरंगज़ेब की डेथ हुई तो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होगा कि कौन राजा बनेगा। औरंगज़ेब की एक छोटी सी कहानी ये है कि इन्होंने काफ़ी सबसे मतलब लंबा टाइम जब इन्होंने राज किया था, और सबसे ज़्यादा इन्होंने ही टेरिटरीज़ जो थी वो मुग़ल एम्पायर के अंडर मतलब लेके आए थे। सबसे बड़ा राज इन्हीं के अंडर में था।
लेकिन इन्होंने एज सच ये डिक्लेयर नहीं किया था कि कौन बनेगा। वैसे मुगल्स में था भी नहीं ऐसा, बट इन्होंने तब भी नहीं करा था, कुछ क्लियर कट नहीं था। और जब गए थे तो एक विल छोड़ गए थे कि तीनों भाई आपस में बांट लेना। ओके, सो ये 3 भाई थे, बहादुर शाह, मोहम्मद आज़म शाह एंड मोहम्मद काम बख्श। मोहम्मद आज़म शाह ने अपने आप को किंग घोषित कर दिया था कि भाई हम किंग बनेंगे। बहादुर शाह आए, आके इनको मार दिया। इनको मारा तो मोहम्मद काम बख्श जाके बीजापुर रीजन में चले गए और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। तो जो बहादुर शाह ने मोहम्मद आज़म शाह को और उनके बेटों को मारा था, तो वो कहलाता है बैटल ऑफ जजाओ। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, बस थोड़ा सा एक हिस्ट्री आपको दे दी है कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद में इंटरनल जो टर्मोइल चल रहा है वही काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। सो जब बहादुर शाह ज़फ़र अब बन चुके हैं, इनका शाह ए बेखबर भी नाम था। अब भाई शाह बेखबर तो कहेंगे क्योंकि इनकी जो एज थी 65 ईयर्स ओल्ड थे ये जब ही राजा बने थे। तो जो इतनी लड़ाई चल रही है सारा 65 ईयर्स की एज में चल रही है कि अब मुझे राजा बनना है। इनका जो पॉलिसी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ एंड कॉन्सिलिएशन की थी। कॉम्प्रोमाइज़ समझौता एंड कॉन्सिलिएशन इज सुलह। ये इम्पोर्टेंट क्यों था? इस टाइम की ये नीड थी, क्योंकि औरंगज़ेब की डेथ के बाद में चीज़ें बदली और इन्होंने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ और सुलह को रखूँगा। औरंगज़ेब के टाइम पर चाहे वो एक्सटेंट हो लैंड का, उनको एक्सटेंड करना हो, या उनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ हों, ये दोनों ही काफ़ी एग्रेसिव थी। सो इसके बाद में इन्होंने अपनी पॉलिसी करी। स्टार्टिंग में इन्होंने चाहा कि मैं कंट्रोल कर लूँ, बट वो पॉसिबल नहीं था। जैसे जो आमेर के जय सिंह थे उनको रिप्लेस करना चाहा उनके छोटे भाई विजय सिंह से, बट वो भी नहीं हो पाया। मारवाड़ रीजन जो आज का जोधपुर रीजन है, वहाँ पर अजीत सिंह से कहा गया कि आप भाई सबमिट करिए अगेंस्ट मुगल्स, बट फिर उनका लड़ाई झगड़ा सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाद में उनको मानना पड़ा, विजय सिंह को ये हटा के फिर से जय सिंह को लाना पड़ा। और जो इनकी, बट इन्होंने एक चीज़ नहीं करी थी कि इनकी जो डिमांड थी, इन्होंने मांगा था हाई मनसब्स। और जो सूबाज थे, सूबाज इज़ प्रोविंस। मुग़ल टाइम में सूबा मतलब प्रोविंस। जो इनकी डिमांड थी, एग्जांपल के तौर पे मालवा रीजन एंड गुजरात रीजन की जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट नहीं करी गई थी, बट इनको इनका स्टेट वापस कर दिया गया था चीज़ों में। और जो मराठास थे उनको इन्होंने सरदेश मुखी ग्रांट किया था, और जो चौथ थी उसके लिए मना कर दिया था। जो चौथ था ये मराठास का रेवेन्यू सिस्टम था, जो 1/4 होता था टोटल प्रोड्यूस का। सरदेश मुखी ये 1/10 था, ये किंग के अंडर में था ऑफ टोटल प्रोड्यूस। ओके, मराठास की प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पर, इसका फ़ायदा उठाया इन्होंने कहा कि भाई इनको आपस में भी लड़ने दो। इनकी प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि यहाँ पर जो साहू जी थे और जो ताराबाई, इनके आपस में इनका भी सक्सेशन का वॉर चल रहा था। इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, सरदेश मुखी इनको दे देते हैं और तब तक ये लोग अपना आपस में निपटारा कर लेंगे। इन्होंने सिख के रिगार्डिंग गुरु गोविंद सिंह जी से पीस करी थी, बट उनकी डेथ के बाद में बंदा बहादुर इन्होंने रिबेलियन स्टार्ट करा था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि सतलज टू जमुना जो नियर अबाउट दिल्ली है वहाँ तक अपना ये
कवर करते हुए आ गए थे। उसके बाद में इनको भी रोका गया। इन्होंने कंसिलिएट करा था छत्रसाल्स को। ये बुंदेला चीफ थे। एंड जाट चीफ्स। सो इतना हर जगह, मराठास में, सिख्स में, देन छत्रसाल्स एंड जाट चीफ्स, ओवरऑल जो राजपूताना एरिया था, हर जगह इन्होंने एक तरीके से अपना कॉम्प्रोमाइज़ एंड कंसिलेशन की पॉलिसी से सेटलमेंट कर दिया था। बट इनका जो रूल था वो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। एंड 1712 में बहादुर शाह वन एक्चुअली डाइड। अब जब भाई इनकी डेथ हो गई है तो फिर से वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होगा। ये सब चीज़ें इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि औरंगज़ेब तक ही जो उनकी पॉलिसीज़ थी उनको डिस्कस किया जाता है। इनके हाथ में इनका शॉर्ट टर्म टाइम है तो इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता है और वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उसमें। देन उसके बाद में जहांगीर शाह आते हैं। जहांगीर शाह इसलिए बनते हैं क्योंकि इनकी जो सपोर्ट है वो जुल्फ़िकार खान ने करी थी, और जुल्फ़िकार खान जो थे वो इनके वज़ीर बन गए थे। अच्छा, 1712 जो टाइम है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे कि औरंगज़ेब की भी अगर डेथ हुई तो उसके बाद में बहादुर शाह बने, तो ये प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई उन्हीं की जो लीनिएज थी वही फॉलो हो रही थी। लीनिएज तो अभी भी यहाँ पर जहांगीर शाह ही बने हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले था वो जुल्फ़िकार खान का था। सो जो आउटसाइडर्स थे उनका मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में या मेन स्ट्रीम जो उनका एम्पायर चलाना था उसमें इनका इंटरफेरेंस या फिर उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा स्टार्ट हो चुका था। जहांगीर शाह का टाइम इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ही अबॉलिश्ड जजिया। जजिया क्या था? एक रिलीजियस टैक्स था जो नॉन मुस्लिम्स को देना होता था। ये इम्पॉर्टेंट है कि जहांगीर शाह ने इनको हटा दिया था। नॉन मुस्लिम्स देते थे क्योंकि मुस्लिम्स डोमिनेशन में अगर वो रह रहे हैं तो इनको देना होता था। अराउंड शायद 7% कुछ होता था। मुस्लिम्स भी देते थे, उनके उसको ज़कात कहा जाता था, और वो अराउंड 2.5% होता था उनका, जैसे जो भी है। सो पर्टिकुलर ऐसा है। चलिए एक बार जजिया को भी जैसे देख ही लेते हैं। चलिए, जजिया कैसा था कि मीर कासिम आए थे। मीर कासिम ने लगाया था सबसे पहले कि हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, इसलिए तो ये लगा था सिंध और मुल्तान रीजन में। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, इन्होंने लगाया था। जहाँ पे टिक लगा रहा हूँ उन्होंने लगाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत टाइम पर दिल्ली में लगा दिया। सो फर्स्ट टाइम दिल्ली में किसी ने लगाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देन उसके बाद में एक सिकंदर शाह करके थे। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने कश्मीर में फर्स्ट टाइम लगाया था। ओके, देन इन्होंने जो ज़कात था वो हिंदूज़ पे भी लगा दिया था। ओके, डबल टैक्स हो गया था। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये, एक जैमुल आबदीन करके थे। जैमुल आबदीन जो थे, अभी जैमुल आबदीन इन्होंने हटा दिया था, बट कश्मीर रीजन से। देखिए, जहाँ पर ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होंगे वहाँ से रिटेलिएशन भी आना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये था, जैमुल आबदीन ने हटा दिया था, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद में अहमद शाह, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि गुजरात रीजन से फर्स्ट टाइम इन्होंने लगाया था। देन उसके बाद में आए थे फ़िरोज़ शाह तुगलक। ये सल्तनत के टाइम के अकबर कहे जाते हैं, बट इनकी कुछ पॉलिसीज़ अलग थी।
तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ब्राह्मण्स पे भी लगा दिया था। देन इसके बाद में इम्पोर्टेंट अकबर, इनको क्यों अकबर द ग्रेट कहा जाता है, इन्होंने हटा दिया था कम्प्लीटली। और क्यों हटाया था, क्योंकि मान सिंह ने इनको सजेस्ट किया था, इनको बताया था कि इसको हटाने से ऐसे ऐसे फ़ायदे होंगे। इनके बाद में आए औरंगज़ेब, औरंगज़ेब ने फिर से लगा दिया था। एंड देन औरंगज़ेब के बाद में जहांगीर शाह ने इसको कम्प्लीटली हटा दिया था। बचा कुचा कई जगह पर फारुखशियार को भी कहा जाता है कि उन्होंने हटाया, बट जहांगीर शाह ने कम्प्लीटली हटा दिया था। सो ये हिस्ट्री एक बार देख लेते हैं। मीर कासिम, देन कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर शाह, जैनुलाब्दीन, आमिर शाह, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, देन उसके बाद औरंगज़ेब एंड जहांगीर शाह। सो ये था जजिया के ऊपर। जजिया एक नॉन मुस्लिम टैक्स है। उसके बाद में इन्होंने, हम देख रहे थे जहांगीर शाह के बारे में, जजिया को हटा दिया और उसके बाद इन्होंने ग्रांट किया है चौथ एंड सरदेशमुखी। अभी चौथ बताया था, 1/4 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। सरदेशमुखी किसका था, मराठास का, टू मराठास। बट कंडीशन ये रखा, कंडीशन दैट मुगल्स विल collect it। ओके, कि हम कलेक्ट हम करेंगे, आपको हम ग्रांट कर देते हैं। और ऑपरेशन की जो पॉलिसी थी, ओल्ड पॉलिसी, वो स्टार्ट रखी सिक्स के अगेंस्ट, स्पेशली बंदा बहादुर। देखिए, इनको एक इम्पॉर्टेंट था जजिया रिमूव करना, एक और इम्पॉर्टेंट है कि इनकी एक ईविल पॉलिसी थी जिसको कहते थे इजारा, इजारा और रेवेन्यू फार्मिंग। इजारा और रेवेन्यू फार्मिंग में ये प्रॉब्लम था कि जिससे पहले टोडरमल जी का जो था उसमें फिक्स होता था कि एक लैंड है, उसमें से कितना पार्ट हमें टैक्स में लेना है, इसका जो प्रोडक्शन होगा उसका कितना पार्ट हमको लेना है। बट इन्होंने क्या करा, रेवेन्यू फार्मिंग का मतलब था कि जो वहाँ के उससे कह दिया, जो ज़मींदार है, जागीरदार है, जागीरदार से कह दिया कि हमें इतना अमाउंट चाहिए, फिक्स अमाउंट हमें दे दो, और तुम्हारे ऊपर कोई हाई लिमिट नहीं है, तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो। उससे क्या हुआ कि इन्होंने इनको तो एक अमाउंट दे दिया, लेकिन बाकी पीजेंट्स के ऊपर एक प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको ज़्यादा चाहिए था। तो जो हमारी पीजेंट क्लास थी वो ऑप्रेस होने लग गई, इसीलिए इसको हम ईविल कहते हैं। ओके, सो इनकी दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वाज अबॉलिशन ऑफ जजिया एंड इजारा, जो इन्होंने स्टार्ट किया था। बट इनका जो टाइम था ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया, 1712 में स्टार्ट हुआ एंड एक साल के अंदर ही 1713 में ख़त्म हो गया। देखिए, जो ये टाइम है ना, 1707 से 1720 तक का जो टाइम है, इसको आप देखेंगे तो इतने ज़्यादा इसमें लोग चेंज होंगे कि कोई भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन का टाइम ही नहीं मिल पाएगा। देन 1713 में आते हैं जहांगीर शाह का रेन एंड हो जाएगा एंड वॉज डिफीटेड बाय फारुखशियार। फारुखशियार अब ये क्यों आए हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर अब लीनिएज के साथ में जो बाहर के लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो चुका है। सो सैयद ब्रदर्स का आना स्टार्ट हो गया था। इनके दो भाई थे, एक का नाम था अब्दुल्ला खान एंड दूसरे का नाम था हुसैन अली खान। ये मीर बख्शी, इनको कहते हैं कमांडर इन चीफ कह सकते हैं, एंड इन्होंने वज़ीर की पोस्ट ले ली थी फारुखशियार को
अपनी जगह पर। अच्छा, फ़ारूक शियार का नाम आप सुनते रहेंगे जब भी आप ब्रिटिश के बारे में सुनेंगे, क्योंकि ये तो देखिए यहाँ पर अब नाम के लिए चल रहे हैं। जो पॉलिटिक्स है पहले जहांगीर शाह के टाइम पर जुल्फ़िकार खान संभाल रहे हैं, एंड इनके टाइम पर सैयद ब्रदर्स आ गए हैं। इन सैयद ब्रदर्स को किंग मेकर्स भी कहा जाता था, किंग मेकर्स कहा जाता था। इसके बाद में क्या हुआ कि फ़ारूक शियार जो थे, इनको अपना होता ना कि कोई कंट्रोल ही नहीं मिल पा रहा है और सारा कंट्रोल सैयद ब्रदर्स ने ले रखा है, तो इनके अगेंस्ट ही प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग गए। सैयद ब्रदर्स को पता चल गया तो इनको हटा दिया। इसके बाद में 2 लोगों को लेके आए, वो लोग भी नहीं रुक पाए, वो दोनों उनकी डेथ हो गई। सो उसके बाद में एक छोटे बच्चे को जिसका नाम था मोहम्मद शाह, उसको लेके आए। इसको हिस्ट्री में रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। रंगीला के नाम से इसलिए क्योंकि इनका जो मिजाज था वो रंगीला मिजाज था। जैसे ये म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, बहुत अच्छे कथक के डांसर भी थे ये, और जो इनका एक पीरियड है रिलेटिवली स्टेबल पीरियड भी रहा है। अच्छा, सैयद ब्रदर्स का खाली इतना ही रोल है, इनको बस किंग मेकर्स के नाम से बीच में इनको भी हटा दिया गया था। देखिए जो मुग़ल कोर्ट था ना, उसमें भी ईरानी, तुरानी, अफ़गानी, हिंदुस्तानी इतने फैक्शंस रहते थे। मतलब जो उनके नोबल्स थे ना, वो अलग अलग फैक्शंस को करते थे। हिंदूज लोग भी थे, जैसे हिंदुस्तानी उसमें आ गए मान लीजिए कि, लेकिन हिंदुस्तानी यहाँ पे मैं हिंदुस्तानी मुस्लिम्स के लिए कह रहा हूँ। तो इन लोगों में आपस में ही अपना टसल चलता रहता था। तो उस वजह से कि कभी कोई किसी को हटा देता था, कोई कभी किसी के लिए, तो आपस में ही लड़ मर रहे हैं। सो अब मोहम्मद शाह को जो टाइम है वो रिलेटिवली स्टेबल पीरियड है मुग़ल पीरियड का। जो 1707 से 1720 का टाइम है, उसमें आप देखिए सबसे पहले बहादुर शाह आ गए, उसके बाद में जहांगीर शाह आ गए, उसके बाद में फ़ारूक शियार आ गए, फ़ारूक शियार के बाद में 2 लोग और आ गए, देन उसके बाद में मोहम्मद शाह आ जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है 1739 में इसलिए क्योंकि यहाँ पर नादिर शाह का इन्वेज़न होता है। नादिर शाह का जब इन्वेज़न था तो इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ से कोहिनूर एंड पीकॉक थ्रोन, देखिए अगर हम आपस में अंदर ही लड़ते रहेंगे ना, तो बाहर वालों को एक तरीके से हम इनविटेशन दे रहे हैं कि आइए आप हमारे टाइम पर। सो ये था कि एक आर्मी को तो इस्टेब्लिश कर नहीं पा रहे थे, तो और यहाँ पर इनका नाम रफ़ीउद्दौला, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, शाहजहाँ टू, ये दोनों लोग आए थे और उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद में मोहम्मद शाह का आना हुआ। तो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की जगह टाइम था, यहाँ पर जो छोटी छोटी पॉलिटिक्स हैं उन्हीं में टाइम वेस्ट ज़्यादा होता जा रहा था। और बाहर से प्लेयर आया नादिर शाह। नादिर शाह के बारे में आप पढ़िएगा, अफ़गान्स में एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है। एंड जब वो आए तो कोहिनूर और पीकॉक थ्रोन को लेके गए, और दिल्ली में उन्होंने जो लिटरली उसमें लिखा हुआ है कि ब्लड शेड, खून खच्चर पूरा कर दिया था चीज़ों का। देन यहाँ से जो मुगल्स का डिक्लाइन था वो विजिबल हो चुका था, क्योंकि वो अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे थे। एस्टिमेटेड जो प्लंडर था वो 70 करोड़ का था। कैन यू इमेजिन एट दैट टाइम 70 करोड़ के। तो मोहम्मद शाह जो थे was not the man of the moment because he neglected the affairs of state, and instead of giving full support to the able wazirs, he fell under the evil influence of corrupt and worthless flatterers. चापलूस लोगों के उनको अच्छा लगता था कि अच्छा मेरी चापलूसी कर रहे हैं। एबल जो वजीर्स थे उनको उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। एबल वजीर्स के अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जो हमारे हैदराबाद के थे निज़ाम उल मुल्क, वो काफ़ी ज़्यादा एबल थे, बट उन्होंने, और वो वज़ीर भी रहे 2 साल तक 1720 से 24 तक, बट उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो इन्हीं पॉलिटिक्स में है, कुछ फ़ायदा नहीं है, तो वो चले गए। जाके उन्होंने हैदराबाद में अपना इस्टेब्लिश कर लिया और इनसे ये कह दिया कि आप आपके अंडर में हैं, बट वो एक बस नॉमिनल नाम के लिए था। वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट ही पूरा काम कर रहे थे। उन्होंने अपने अंडर में जो
इधर था कर्नाटक वाला रीजन, वो इधर सरकार वाला रीजन एक्सपेंशन भी करने लग गए थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी। तो अगर ये सब चीज़ें अच्छी होती तो शायद हम इतना सारी चीज़ें नहीं खो पाते, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहता। ये सब रीज़न्स हैं, आपको दिमाग में रखने चाहिए। कल को मान लीजिए आप कोई भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको अगर याद रहे तो उसके लिए, जैसे ये जो लगा हुआ है हीरा, ये कोहिनूर हीरा है, एंड ये जो है ये पीकॉक थ्रोन है। ओके, देन 1759 में शाह आलम 2 आते हैं। यहाँ पर जो आए थे वो शाहजहाँ हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। शाह आलम 2 आएंगे, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर करेंगे। अभी जब मैं बंगाल पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर ये आ जाएगा। ये थोड़ा सा हाथ पैर मारेंगे, चीज़ों में करना चाहेंगे, बट चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं कि अब ये नहीं संभाल पाएंगे। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सो हमने देखा पूरा टाइम 1707 से 1764 तक ऑलमोस्ट जो भी एम्पायर बचा था वो टूटता हुआ जा रहा है। उसके कई सारे रीजंस हैं। उसके क्या रीजंस हैं वो अभी हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव। The second reason is economic, social, और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है आर्मी। देखिए, इकोनॉमी अगर आपकी अच्छी है आपका एम्पायर सस्टेन कर जाएगा, और इन दोनों को चलाने के लिए आपको अपने साथ में एक पावर चाहिए जो आपको आर्मी प्रोवाइड करती है। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या थे कि जो पॉलिटिकल सक्सेशन डिस्प्यूट थे, जैसे अगर इनके यहाँ पे एक डिफाइंड होता कि कौन बनेगा राजा, या फिर जैसे इसको हम कहते हैं कि बड़ा भाई बन रहा है तो उसको कहते हैं, एक वर्ड है प्रोमिजेनिचर। सो वो आप, लेकिन यहाँ पर नहीं था। और इनका जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी उस पर इंक्रीज़ करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। इंक्रीज़ कैसे होता, कोई टेक्निकल डेवलपमेंट होता, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो नहीं हुआ। बस ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कर लें। वो तो हमारे यहाँ के लोग इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे कि चीज़ें कवर अप होती चली गई। अगर हम इकोनॉमिक कॉजेज़ में देखें तो जागीरदारी जो सिस्टम था उसमें 3 पार्ट्स में पैसा जाता था। फर्स्ट पार्ट किंग को, सेकंड पार्ट जागीरदार को, एंड थर्ड पार्ट ट्रूप मेंटेनेंस को। अब किंग के पास तो अपना चला गया, जागीरदार और ट्रूप मेंटेनेंस का। जागीरदार क्या करते थे, पैसा ले लेते थे और ट्रूप को ज़्यादा मेंटेन नहीं करते थे। और प्रॉब्लम क्या थी कि टू मैनी पोटेंशियल जागीरदार तो बहुत सारे हो गए थे, बट जो जागीर्स थी वो फिक्स थी। इसका ये प्रॉब्लम तो औरंगज़ेब ने भी देखी थी, तो औरंगज़ेब ने इसके लिए खलीसा सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। खलीसा सिस्टम क्या था, एक कंपैरेटिवली जागीर से ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम था। यहाँ पे सैलरी दी जाती थी। एक एफिशिएंट सिस्टम है, सैलरीड रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिशियल्स होते थे। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ट्रूप मेंटेनेंस की, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रॉब्लम देख रहे थे कि हम जब जागीरदार थे तो ट्रूप मेंटेन भी नहीं हो रहे हैं और पैसा भी जा रहा है भाई। तो इन्होंने किंग ने कहा कि आप ऐसा करिए, अपनी सैलरी लीजिए और हम ट्रूप मेंटेनेंस अपने आप कर लेंगे। सोशल कॉजेज़ में अगर हम देखा जाए तो उस टाइम पर देखा जाए तो डिसकंटेंट था, क्योंकि रिलीजियस टैक्स लगते थे अपॉन नॉन मुस्लिम्स। इसको हम लिख सकते हैं आर्मी करप्ट हो चुकी थी, और जो एक्सपेंशन हुआ था साउथ की तरफ, स्पेशली डेक्कन और उसके नीचे वाला पार्ट, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अगर आप हिस्ट्री के देखें तो लोगों के बर्तन जो थे वो भी निकल जाते थे चीज़ों में। तो इस हिसाब से है। यहाँ तक
जो मुग़ल का डिक्लाइन है उसके कॉजेज़, और मुग़ल का डिक्लाइन जैसे जैसे हुआ वो आपने पूरा देख ही लिया है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मुग़ल एम्परर जहांगीर शाह रेन केम टू एन अर्ली एंड? फर्स्ट, he was deposed by his wazir. He died due to slip while climbing down steps. He was defeated by his nephew in a battle. He died of sickness due to too much consumption of wine. मैंने अभी आपको फारूक शियार और बता दिया मैंने चीज़ों को। चलिए तब भी आपके ऊपर है, अब ये पॉज करिए और उसका बताइए कि सही आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पॉज कर लीजिए आप। फिर सेकंड क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ यूनिक्स एंड लेडीज डोमिनेटेड इन द गवर्नमेंट अंडर, ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर पॉज कर लीजिए, उसी के नीचे सेकंड का आंसर लिखिए। देन थर्ड, द लास्ट मुगल एम्परर वॉज बहादुर शाह, हिज फादर्स नेम, बहादुर शाह ये 2 वाले हैं, बहादुर शाह 2, हिज फादर्स नेम वॉज। ओके, पॉज कर लीजिए, इसका आंसर। सो आपको ये 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आप पोस्ट कर दीजिए। ओके, तो आंसर देख लेते हैं इसका। ये तो मेरे मुंह से निकल गया था, जो फारूक शियार थे उन्होंने हराया था। अच्छा, ग्रुप ऑफ यूनिक्स एंड लेडीज़ डोमिनेटेड इन द गवर्नमेंट अंडर, एग्जाम्पल अगर आपके सामने ये आ जाता है, आपने नहीं पढ़ा है, मैंने आपको जो बताया वीडियो देखी है, तो आपको एक चीज़ याद आएगी यार, मोहम्मद शाह को रंगीला बताया था उन्होंने। तो अगर ये रंगीला मिजाज है तो ये है। देन लास्ट मुगल एम्परर जो थे अकबर शाह 2 इनके फादर थे। अब आपको मैं बता दूं, जितने लोगों ने भी ठीक किया होगा, कि ये जो क्वेश्चन था ये IAS 2003 में था, UPSC 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये UPPCS 2004 का क्वेश्चन है, एंड जो थर्ड है ये UPPCS 2005 का क्वेश्चन है। देखिए तब से लेके अब तक पैटर्न में सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, बट मोर और लेस कहीं ना कहीं आप चीज़ों को एक रिलेट कर सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और अभी बंगाल पढ़ेंगे तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखिए अगर मुग़ल एम्पायर डिके हो रहा है तो बाकी स्टेट्स डेवलप होना स्टार्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट चीज़ें बन रही हैं। तो 2 टाइप की चीज़ें हुई। फर्स्ट वॉज सक्सेशन स्टेट, जो एबल पीपल थे उन्होंने जाके अपना खुद का एम्पायर बनाना स्टार्ट कर दिया, खुद को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे बंगाल, अभी मैंने आपको बताया कि बंगाल एक मैंने आपको हैदराबाद के बारे में बताया था। बंगाल एक बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड था वहाँ पर, और वहाँ के जो सिस्टम था वो बहुत अच्छी था, जैसे हम पढ़ने वाले हैं मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान, इन सब के बारे में। अवध सादत खान के बारे में पढ़ेंगे। देन हैदराबाद, ये जो थे सक्सेशन स्टेट थे, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से परमिशन के तौर पर वहाँ पर जाके स्टार्ट किया था, तो ये तो सक्सेशन स्टेट थे। लेकिन जैसे पंजाब, मराठा, जाट चीफ्स, तो ये जितने भी थे, दीज वर आउट ऑफ रिबेलियन। ओके, आउट ऑफ रिबेलियन का या फिर प्रोडक्ट ऑफ रिबेलियन। ओके, इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ रिबेलियन। सो ये जो स्टेट्स से ये भाई अपना लड़के बने हैं।